हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 2 दिन बाद उसकी भांजी लीला की शादी थी। मन में कुछ दरक सा रहा था। उसने प्रौढ़ता की ओर कदम तो बढ़ा दिए, पर कभी डोली नहीं चढ़ी, कभी दुल्हन का जोड़ा नहीं पहना, सप्तपदी के बचनों में नहीं बंधी। विवाह संस्कार उसके लिए बना ही नहीं था। ढोलक लगातार थपकती जाती थी। स्त्रियों की सम्मेद हंसी और होने वाली दुल्हन संग हल्की फुल्की दिल लगी गुड्डन को कछुए की तरह खुद में सिमट जाने पर विवश कर रही थी। कभी वह भी पहनने ओढ़ने की शौकीन रही, पर आज अम्मा की बरसों पुरानी साड़ी पहनी थी। अंतस में घोर विरक्त मुख दर्शन बनी तटस्थता को कवच की भांति धारण किए हुए, किंतु वे बाचाल औरतें उसे सहज नहीं होने दे रही थीं। त्रियक दृष्टि उस पर डालकर न जाने क्या घुसपुसाने लगती। आज उसके माँ बाप जीवित होते तो उनको बिरादरी की 100 बातें सुननी पड़ती। इस उम्र तक बेटी को कुंवारी बिठाए रखने के लिए उसके आत्मीय मित्र जानते थे कि गुड्डन बनाम रिया क्यों विवाह नहीं कर रही, किस लिए हर अच्छे रिश्ते को निर्दयता से ठोकर मार देती है। रिया की बाल सखी उमा को दीदियों ने उसके अविवाहित रहने का कारण बताया था। वह उसको ज्ञान देने से चूकी नहीं। जिसे तुम चाहती थी किसी और का हो गया था, अब तो दुनिया से भी चला गया। उसके कारण तुम साध्वी बन जाओगी क्या? प्रेम को ओढ़ा पहना बिछाया नहीं जा सकता। प्रेम तो भूखे पेट को एक दाना भी नहीं दे सकता। उसके आश्रय जीवन नहीं चलता। मेरी मानो तो ब्याह कर लो, अभी नहीं लेकिन बुढ़ापे में एक साथी की जरूरत हरेक को रहती है। परंतु चढ़त न दूजो रंग की अवधारणा ने उसके जीवन में गहरी पैठ कर रखी थी। उसकी बड़ी बहन हर्षिता दी के पति उसके बड़े जीजू ने भी उसे बार बार समझाया, पर वह टस से मस नहीं हुई। अम्मा जब जीवित थी उन्होंने कुटुंब के दूसरे दामादों को भी कहा उसे समझाने को। उन सब ने कोशिशें की, परंतु वे कोशिशें रंग नहीं लाई। जरूर हुआ कि समझाते समझाते वे सब उसके खास दोस्त बन गए। बिरादरी को यह बात खटकती है, हालांकि अम्मा को उससे ऐसा मोह था कि वे बिरादरी वालों के ऐसे वैसे आरोपों को सदा खारिज करती रही। कोई कुछ कहता तो वह यह कहकर उसे झाड़ देती कि उन सबों के आगे तो वह छोटी सी बच्ची है, सुंदरी तो वह है ही, देह के भीतर भी उथल पुथल होती रहती है। स्त्री सुलभ हार्मोन उसे भी उद्वेलित करते हैं। फ्लर्ट करने के लिए उसके अपने ही 2 सगे जीजा हैं। छोटे वाले तो थोड़े खड़ूस हैं, अलबत्ता बड़े वाले उसकी दीदियां भी उसकी हरकतों पर मौन धारण किए हुए हैं। हालांकि अम्मा की तरह उन पर पर्दा नहीं डालती। जनता की राय है कि इस सब के पीछे उसकी भारी कमाई है। उसका बुटीक सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। अम्मा के लिए तो वह बुढ़ापे की लाठी थी और दीदियों के लिए चलता फिरता एटीएम। सामाजिक वर्जनाओं के बारे में क्या कहें। गुपचुप गुपचुप कोई मंत्रणा चल रही थी। कॉलोनी के बाहर वाले गेस्ट हाउस में भोपाल वाली काकी, इंदौर वाली भाभी, रुड़की वाली मौसी और कानपुर वाली बुआ इकट्ठा थीं। उसको देख अर्थपूर्ण इशारे करने वाली यह स्त्रियां एकांत पाकर सक्रिय हो गई थीं। यह और बात थी कि उन्हें स्वप्न में भी यह आभास न था कि गेस्ट हाउस में पानी की व्यवस्था देखने आई गुड्डन उनकी सारी बातें सुन सकती थी। घूम फिर कर उनकी बातों के केंद्र में ही उसे आना था। काकी कह रही थी, छोकरियां के लक्षण देखे कैसी ऐंठ में रहती है, न दुआ न सलाम, पैसे का रुआब है। काकी इस बार भाभी ने मोर्चा संभाला, जो छोटे चाचा की बहू रही। कहने लगी, जब घर के बड़े ही बिगाड़े तो छोटों को बिगड़ते देर नहीं लगती। कानपुर वाली बुआ, जो उसकी ममेरी बुआ थी, कुछ संकोच से बोली, छोड़ो भी, बहुरिया बिन माँ बाप की बच्ची है। कदाचित वे डैड की निष्ठा को चीर फाड़ से बचाना चाहती थी, लेकिन भाभी कहाँ मानने वाली थी। अड़ियल टट्टू की भांति अपनी बात पर अड़ गई। आप बहुत भोली हो बुआ, आपके दामाद को भी वो तो टहला रही थी। ये तो कहो हमारी नंदरानी ने समझदारी से काम लिया और पति को यहाँ नहीं लाई। आगे के शब्द कहीं शून्य में विलीन हो गए थे। बुआ बहुरिया के दुस्साहस को पचा नहीं पाई और तमाम अस्वीकृतियों के संग उस पर पिल पड़ी। गुड्डन की तो जो है सो है, हमारे जमाई राजा के बारे में ऐसी जवान निकाल रही हो। तुम्हारे संस्कार क्या हुए बहुरानी, शर्म हया घूलकर पी गई हो। भाभी चुप तो हो गई, परंतु काकी और मौसी की मूक सहमति उनके साथ थी। वैसे कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। वे बुआ के जमाई पर उनका क्रश अवश्य था। क्रश तो हर्षिता दी के पति पर भी था। जीजू भी उसे बहुत मानते थे, लेकिन दी की सतर्क निगाहें उनके मेल मिलाप को बाधित करती रहीं। माँ ने दी को समझाया कि पिता और बड़े भाई की कमी रिया जीजू में पूरी करती है। माँ के जाने के बाद अकेली पड़ गई गुड्डन के प्रति एक नैसर्गिक सहानुभूति हर्षिता दी को हो गई और उनका बैर भाव तिरोहित हो गया। किंतु हर्षिता दी की बेटी लीला का क्या, वह तो बैर भाव पाले हुए है। पिता और रिया मौसी के आपसी समीकरणों को नकार नहीं पा रही। उसका मन मलिन है, इसी से गुड्डन का मन भी उसके लिए मलिन हो गया।
कल लीला की हल्दी की रस्म होनी है। रिया की दूसरे नंबर वाली बहन हरिता दी होने वाली दुल्हन को निर्देश दे रही हैं, आज रात जल्दी सो जाना, व्हाट्सएप और फेसबुक पर न लगी रहना। हल्दी वाले दिन तुम्हारा चेहरा पर ताजगी होनी चाहिए, थकावट नहीं। लीला ने सर हिलाकर इस हेतु बड़ी मौसी को अपनी स्वीकृति दी। गुड्डन के भीतर सोई हुई दानवी जाग उठी। उसने तय कर लिया कि कैसे भी करके लीला की नींद में खलल डालनी होगी। उसने जानबूझकर अपना सर अलमारी नुमा इनबिल्ट शोकेस के पल्ले पर दे मारा। खून निकलने लगा तो वह चिल्लाई। उसी कमरे में सो रही लीला और उसकी छोटी बहन इला हड़बड़ाकर उठ गई। रिया ने उन दोनों को लताड़ा, कैसी लापरवाह हो, अपनी अलमारी ठीक से बंद नहीं कर सकती, इसका पल्ला खुला रह गया और मेरे सर पर चोट लग गई। उन बेचारियों के हाथ पांव फूल गए। सब लोग सो रहे थे, किसे जगाएं यह उन्हें न सूझा। कोई दवा या मरहम भी नहीं मिल रहे। आखिर इला ने किसी तरह आफ्टर सेव लोशन ढूंढ निकाला और रुई से छोटी मौसी का घाव साफ किया। राम राम करके सुबह हुई। सुबह सवेरे बगल वाले कमरे में हड़कंप मचा हुआ था। कानपुर वाली बुआ अपनी बेटी नैना से पूछ रही थी, तुम्हें ठीक से याद है ना, बैग में ही रखा था। हाँ यही तो था, जाने किधर गया। गुड्डन को पता था कि वे क्या खोज रही थी। उसने ही तो कल रात नैना दी का मेकअप टिकट किट छुपा दिया था। यह एक तरह से उन पर प्रतिबंध जैसा था। एक तो उसके प्रिय जीजू साथ लेकर नहीं आई और दूसरे बंठन कर अपने जलवे दिखाना चाहते हैं। इन दोनों वह उसे अपनी प्रतिद्वंदी जैसी लगने लगी। जलन तो उसे अपनी सगी भांजी से भी होती। गौरी पूजन के समय कुछ बड़ी बूढ़ियां आपस में बतिया रही थी। लीला तो डंके की चोट पर जाती बाहर ब्याह कर रही है। गुड्डन के भाग्य में ही नहीं था अपनी पसंद से शादी करना। कौन था वह, अब कहाँ है यह तो पता नहीं। सुनते हैं गैर बिरादरी का था। किसी वृद्धा ने ठुड्डी पर हाथ रखकर विचारशील मुद्रा में बतलाया। तो क्या हुआ, ब्याह कर लेती तो इस समय बड़े बड़े बच्चे होते। इस बार एक प्रगतिशील विचारों वाली महिला ने वार्तालाप में क्रांति का तड़का लगाया। सुनकर रिया मन ही मन हंसी और रोई भी। किसी को क्या मालूम कि उसके जीवन का मूल रहस्य क्या है। मन की गांठों में दबी कुंठा का असली कारण क्या है। किसी शादीशुदा जोड़े की खुशहाली, उनकी सुखी गृहस्थी उससे देखी नहीं जाती। रिश्ते की बहनें, यहाँ तक कि सगी भांजी भी उसकी ईर्ष्या से अछूती नहीं रही। रिया के पास और दूर की बहनें उससे काफी आतंकित हैं। उनके पतियों को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें जलाने से उसे एक क्रूर संतोष मिलता है। और फिर फुफेरे मुमोरे मौसेरे तैयरो मुंह बोले जीजाओं का तो कहना ही क्या। सयानियों का मत ठहरा कि जैसे शेर से मेमने को बचाने के लिए उसके आगे बोटी डाल दी जाती है, वैसे ही गुड्डन की अम्मा ने अपने सगे दामादों को उससे बचाने के लिए उन महान भावों का जानबूझकर आखेट होने दिया। ज्ञानीजन तो यहाँ तक कहते हैं कि जीजा साली की आड़ में छोटी बेटी की मनमानी उनकी सह पर होती रही। वह न उन सबसे लड़ना चाहती है। आजकल तो लड़के लड़कियां खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से गले मिलते हैं। उन पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाता। जीजा लोग उसे थोड़ा बहुत भाव दे देते हैं तो आपत्ति कैसी। लोग कहते हैं उसे जीजा वाले सिंड्रोम है। क्या सच में, क्या वास्तव में वह अनैतिक कृत्य करती है, रिया नहीं जानती। नैतिकता और अनैतिकता के बीच सूक्ष्म सीमा रेखा का निर्धारण बहुत दुष्कर कार्य है। इस पर दैहिक और मानसिक तृष्णा कुछ ऐसी कि आकर्षक पुरुषों को देख मन में घंटी बजने लगती है। हरता दी के किशोर बेटे को उसने अपनी गोद में खिलाया। उसे बेटा कहकर दुलारने से देखने वालों की आंखें चुगली करने लगती हैं। क्या उसे कोई मानसिक विकार है। स्वयं हरता दीदी भी ऐसा नहीं मानती, परंतु लोगों की दृष्टि उसे भ्रमित करने लगी। उसका खुद पर से विश्वास उठता जा रहा है। जीजा लोगों का जमावड़ा बालकनी में है। उसका दिल उसे वहां जाने को उकसा रहा है। जीजा साली सिंड्रोम, वह स्वयं से पूछती है। नहीं नहीं, यह तो कुछ और ही है। वह जिसमें मर्यादाएं लस्त-पस्त हो जाती हैं और नैतिकता पानी भरने लगती है। स्मृतियों पर कोई अभिशप्त परछाई थरथरा उठी। सुदूर अतीत में स्त्री रोग विशेषज्ञ की डूबती हुई आवाज गूंजती है। मिसेस शर्मा, आपकी बेटी की चिकित्सक ने एक ऐसे सिंड्रोम का जिक्र किया जो समस्या का लंबा चौड़ा सा नाम और उतना ही कातिलाना उसका असर। अपनी माँ गिरिजा शर्मा के चेहरे पर वह फूटे हुए नसीब की इबारत पड़ती है। लेडी डॉक्टर ने कहा, आगे कहा, हर यूट्रस इज मिसिंग बट ऑफ कोर्स ओवरीज आर देयर, शी कैन स्टिल हैव बेबी यू नो। आजकल आईवीएफ और सरोगेसी जैसी तकनीकों से बहुत कुछ संभव है। डॉक्टर का चेहरा अम्मा की डबडबाई हुई आंखों से धुंधला गया था। वह कहती जा रही थी, शादी के बाद पति के साथ संबंध बनाने में परेशानी न हो। इस बिंदु पर वह रुकी, फिर अर्थपूर्ण ढंग से कहने लगी,
इसके लिए एक सर्जरी करनी होगी। बस गुड्डन को काटो तो खून नहीं, उसने अम्मा पर सरसरी दृष्टि डाली। वह माँ जो बच्चों की यौन जिज्ञासाओं को बड़ी सफाई से टाल जाती थी, छोटी-छोटी बात में पर्दादारी करती थी, आज उसकी बेटी की दुर्बलता, उसका निर्मम भविष्य डॉक्टर के शब्दों में बेपर्दा हो गया था। चिकित्सीय परीक्षण ने मानो दुनिया की हर शय को बदल दिया हो। यह ऐसी शारीरिक कमी थी जिसमें गर्भाशय की नदारद था। हालांकि अंडाशय अवश्य था और स्त्री योचित क्रोमोजोम्स भी, किंतु दैहिक संबंध सहज नहीं। माँ बेटी दोनों हतप्रभ थीं। जीवन ने यह कैसा अभिशाप दिया था, कैसे अवांछित मोड़ पर ला खड़ा किया। लहूलुहान भावनाएं चीख रही थी, परंतु उस दुख को प्रकट करना व्यवहारिक न था। यादें उसको समय के उस बिंदु से कहीं अधिक पीछे खींच ले गईं, वहाँ जहाँ सैसब ने मासूम सपने से ढेर सारी भूली शरारतें, कोई तनाव, कोई चिंता न थी। दोनों बहनों 2 बहनों के बाद वह घर की सबसे छोटी संतान, परिवार में सभी की लाडली। उसे अम्मा और डैड ने बेटे की तरह पाला। वह खेलते-कूदते, पढ़ाई करते धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी। कालचक्र घूमता रहा। देखते ही देखते गुड्डन 13 वर्ष की हो गई। अभी तक उसे महामारी नहीं हुई थी। अम्मा का माथा ठनकने लगा था। नानी ने हैरान होकर कहा था, बड़ी खिलाड़ी बनी फिरती है छोकरी, इसकी उछल-कूद बंद करवाओ। पहले देखो तो कैसी सूखती जा रही है। तनिक सब्जी फल खिलाओ ना। जतन करो, दूध दही की आदत डालो। सारा दिन जाने क्या ठूंसती रहती है। डैड के खिलाफ जाकर अम्मा ने उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर लगाम लगाई। फिर खान पान पर भी हर बार की तरह इस बार डैड खुलकर गुड्डन का पक्ष नहीं ले पाए। उनको भी बिटिया के शारीरिक विकास को लेकर फिक्र होती थी। और फिर यूं ही कसम दिन गुजरते गए। वेट एंड वॉच के तहत 2 साल और निकल गए। रिया की 15वीं वर्षगांठ के बाद अम्मा उसे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले गईं। उसके पश्चात तो जो हुआ इतिहास बनकर रह गया। डैड अवसाद में डूबने लगे। एक दिन हृदयाघात उसके प्यारे जनक को उसे छीन ले गया। उसके ही दुख में तो घुल रहे थे वे। अब तो माँ भी चली गई। रवीश की तरफ से भेजे गए विवाह प्रस्ताव को अम्मा ने बेदर्दी से ठुकरा दिया। उसकी जाति का अलग होना इस अस्वीकृति की ठोस वजह जान पड़ती थी। किसे खबर थी कि वह स्वयं ही विवाह के लिए योग्य नहीं थी। सच बात तो यह थी कि उसका मन भी विवाह के स्वप्न देखता था। उसके चेहरे की लुनाई और देह के कटाव को देखकर कौन कह सकता है कि वह एक अधूरी स्त्री है। 39 पार करके 40वें में लगी है, किंतु 24-26 से कम नहीं लगती। रवीश के साथ कॉलेज मैगजीन का संपादन करते करते प्रेम का अंकुर तो उसके भीतर भी फूटा था। हालांकि उसने कभी कहा नहीं। न जाने कैसे रवीश उसके दिल का हाल जान गया। किन ख्यालों में डूबी हो भांजी की शादी में काम करवाने आई हो या टाइम पास करने। याद है कि नहीं, कल मेहंदी की रस्म है, चलो तैयारी करवाओ। हर्षा दी की मीठी हुड़की ने उसे अपनी सोच से बाहर निकाला। दीदी को पता है किसी भी विवाह समारोह में वह असहज हो जाती है, इसलिए उससे संभल कर बात कर रही हैं। दूसरे दिन उसने भी निर्लिप्त भाव से मेहंदी लगवाई, सबके संग फोटो भी खिंचवाई। ऐसे मौकों पर मुस्कुराना एक अनिवार्यता है। वह भी एक दिखावटी मुस्कान धारण कर लेती है। अभी तक उसने लीला की शादी का कार्ड भी ध्यान से नहीं देखा। हालांकि हर्षिता दी ने परिवार वाले व्हाट्सएप ग्रुप और उसके पर्सनल व्हाट्सएप पर भी डाला था। उसे किसी भी वैवाहिक निमंत्रण में दिलचस्पी नहीं, कोई इसे लेकर उसे कुदेरता नहीं। शादी के पहले वाली रात को बार बार रवीश के ख्याल आते रहे। वह होता तो बताती कैसे पैतृक घर में पुरानी नौकरानी संग अकेली पड़ी है। बचपन में लिटिल मरमेड वाली कहानी पढ़ी थी। उसमें एक जलपरी और एक राजकुमार को एक दूजे से प्यार हो जाता है। जलपरी को प्रेमी के साथ गठबंधन के लिए एक पूर्ण स्त्री बनना था। उसकी कहानी भी तो उस जलपरी जैसी ही है। वह अक्सर सपने में देखती है कि अगले जन्म में वह भरी पूरी नारी बन गई और रवीश उसका पति। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उस तथा कथित सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं के समूह हैं। जीवन की विडंबना से, जटिल मेडिकल कंडीशन से लड़ने के लिए भावनात्मक संबल प्रदान करना और सामाजिक जागरूकता और स्वीकार्यता की राह प्रशस्त करना, जिनका उद्देश्य है। सदस्य स्त्रियों की मानसिक समस्याएं बहुतेरी हैं। मनोग्रंथियां भी अगिनत। कुछ तो प्रेम नामक दुर्घटना के फेर में ही नहीं पड़ती, तो कुछ भ्रामक प्रेम संबंधों के जाल में उलझती ही चली जाती हैं। वही देखा कि इस स्थिति से उबरने के लिए एक महिला ने अपने और अपने पति के अंशों का कृत्रिम गर्भाधान कराया और किराए की कोख में भ्रूण का विकास हुआ। आज उसे एक सुंदर सा बेटा है। आजकल तो कृत्रिम गर्भाशय का प्रत्यारोपण भी संभव है। वह उदास होकर सोचती है कि काश वह भी ऐसा कुछ कर सकी होती। भारतीय समाज में तो लड़की की छोटी सी कमी भी बदनामी का सबब बन जाती है। लाचारी में उसे छुपाना पड़ता है। रिया के समय में उसके लिए चिकित्सा पद्धति अवश्य थी, किंतु इतनी उच्च तकनीकी व संसाधन नहीं थे।
उसके अभिभावकों के सामने आर्थिक समस्या भी थी। मध्यम वर्ग वालों के लिए 3 बच्चों का पालन-पोषण ही कठिन होता है। महंगे इलाज का पैसा कैसे जुटाते? विवाह वाले दिन शुरू से ही चहल-पहल हो रही थी। मेहमान आपस में बोल बतिया रहे थे। नए पर्धनों की बहार और तीखे परफ्यूम की मिली-जुली महक थी। महिलाएं खूब चहक रही थीं, बच्चे इधर-उधर मंडराकर शोर कर रहे थे। सुबह गाने बजाने नाचने का एक दौर चला, फिर सब जन अपना गेट अप बनाने लगे। द्वारचार के समय दूल्हे को देखकर रिया का दिल उछलकर हलक तक आ गया। यह तो हूबहू रवीश की प्रतिकृति था। उसने चुपके से व्हाट्सएप पर विवाह का आमंत्रण देखा। उसमें दूल्हे के पिता का नाम रवीश लाल ही तो लिखा था। तो क्या हर्षता दी ने जानकर इससे उसकी चर्चा नहीं की कि निसंदेह यह एक सुखद आश्चर्य रहा। आगे के पल परी कथा से सरकते हुए दूल्हे के रवीश का अंश और दुल्हन में उसकी सगी भांजी में उसके अपने गुरसूत्र यूं लगा जो मंडप में दुल्हन के स्थान पर वह ही बैठी थी और दूल्हे की जगह पर रवीश विदा के समय ऐसा लगा मानो वह स्वयं विदा हो रही हो। लीला के गले लगकर वह हिलक हिलक कर रो रही थी। लीला स्तब्ध थी। छोटी मौसी के हृदय परिवर्तन पर उनकी सहसा उमड़ आई। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।